नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड के सीएम धामी का कांग्रेस पर वार। बोले शहजादे राहुल ने बयान से साबित किया है कि वे टुकड़े गैंग के मुखिया हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। इस वर्ष 1.5 लाख तीर्थयात्रियों ने की दर्शन। उत्तराखंड सरकार मनाएगी राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ। प्रदेश में जगाएंगे राष्ट्रभक्त की अलख। हर ओर गूंजेगा वंदे मातरम। रजत जयंती पर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। 12 जिलों समेत 16 टीमें ले रहे हिस्सा। खेल मंत्री आर्या बोली, अब खेल भूमि भी बनेगी देवभूमि। उत्तराखंड की चीनी मिलों को 494 गन्ना क्रय केंद्र आवंटित। किसानों के गन्ना भुगतान का आदेश। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। धाम में तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभा में कांग्रेस के बर्ताव पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि यह 2 दिवसीय सत्र था, जिससे सभी सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए एक दिन और बढ़ाया गया, जिसमें उत्तराखंड के आने वाले वर्षों में विकास को किस तरह से गति दी जाएगी यह चर्चा की जानी थी। लेकिन कांग्रेस का रवैया सत्र के दौरान नकारात्मक ही दिखा। उन्होंने बहुत भविष्य के विजन को नकार दिया। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस उत्तराखंड का 2 दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया, और जब आवश्यकता पड़ी कि एक दिन इस सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए तो शहर से उन्होंने इस सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया भी। और हम समझते थे कि कांग्रेस की ओर से इस सत्र में जो सुझाव आने चाहिए थी, जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो निश्चित रूप से चर्चा उस प्रकार की नहीं हुई। आरोप प्रत्यारोप को लेकर के उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, और जबकि होना ही चाहिए था कि इस उत्तराखंड का जो 25 वर्ष है उसकी विकास यात्रा पर चर्चा होनी चाहिए थी, और जो आगे उत्तराखंड का जो भविष्य है, जो 2047 में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है। इस दौरान सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आयोजित इस भव्य युवा महोत्सव में उपस्थित हमारे राज्य के सभी उज्जवल भविष्य के कर्णधार, आप सभी ऊर्जा साथियों का आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव में कोने कोने से आई युवा तरुणाई के बीच, आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यधिक हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ये युवा शक्ति ही हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने परिश्रम से, मेहनत से, लगन से और अपने संकल्प से उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखती है। और आप सभी के अंदर ये जोश देखकर, आपका आत्मविश्वास देखकर, सच में मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो मेरे अंदर भी नई ऊर्जा और नए जोश का संचार हो गया, और मेरा उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प है, वो संकल्प आपके बीच में आकर और उसमें मजबूती आ गई, और उसमें दृढ़ता आ गई, और उसमें कोई विकल्प संकल्प में अब नहीं बचा। क्यों से बोलिए, बनाएंगे ना उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य। आवाज आ रही है इधर मेरी? उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे आप सब? जोर से बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो साथियों, ये 3 दिवसीय युवा महोत्सव न केवल हमारे युवाओं को अपने रचनात्मक, खेल, कला के प्रतिभा का, उनके परिश्रम का, प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करेगा,
बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने और उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने, और इसके साथ साथ हमारे जो बहुत सारे युवा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपने प्रतिभा के माध्यम से उसका प्रदर्शन करने का एक मंच भी इस प्रकार के महोत्सव से मिलता है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत यंग लीडर्स के विजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। साथियों, भारत की शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और संकल्प के आधार पर भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इसी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ जाएगा और एक दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व का अग्रणी देश बन जाएगा, पूरी दुनिया को दिशा देने वाला देश बन जाएगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अनेक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा के अवसर पर आयोजित युवा महोत्सव में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां विशेष सत्र के तीसरे दिन सभी 70 विधायकों की तरफ से सुझावों का दौर लगातार जारी रहा, जिसके बीच भाजपा से विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हमने विकास नगर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच यमुना नदी के ऊपर 45 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा पुल बनाया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरफ से 250 मीटर की अप्रोच रोड बनाने के काम को लगभग 1.5 साल से लटका कर रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए सदन में मांग रखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पर मौजूद उप जिला अस्पताल को विकसित करने के अलावा डाक पत्थर में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाए जाने के लिए भी सुझाव दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, आगामी 9 नवंबर को प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन देवभूमि में होने जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी मोदी के आगमन को लेकर उत्सुक है। किसान नेता अरुण शर्मा ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड जहां भी उनका संगठन कार्य कर रहा है, उन सभी जगह के किसान भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही उनके संगठन द्वारा प्रधानमंत्री को पगड़ी एवं एक गदा भी भेंट की जाएगी।
साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को एक अच्छा संदेश देकर जाएं, ऐसी आशा भी जताई जा रही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा मूल निवास का था। विधायक मोहम्मद शहजाद के लक्सर पहुंचने पर बसपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े से स्वागत किया। इस मौके पर मोहम्मद शहजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मूल निवास लागू किया जाना चाहिए। राज्य बनने तक जो लोग प्रदेश में रह रहे हैं उन सभी को मूल निवासी माना जाना चाहिए। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहाड़वाद और प्लेनवाद के मसले पर भी जमकर बोला। उन्होंने कहा कि पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई विधायक अपनी जुबान से जहर उगलने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार के साथ हर स्तर पर भेदभाव, सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं और माना जा रहा है कि ये मुद्दे आगामी चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। की बात नहीं उठाई है, मैं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करी है। जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो हमें नहीं मिलता है, हमें अस्थायी मिलता है। और जो मुहावरों के 10 नंबर के क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने बात रखी है। जो आज आप देख रहे हैं कि बहुत होनहार बच्चे होने के बाद भी हरिद्वार, उधम सिंह और देहरादून के मैदानी एरिया में कोई पीसीएस और पीपीएस नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण मूल निवास है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से, जहां पासपोर्ट के लिए अब जनता को कोई आपको बता दें कई किलोमीटर का सफर नहीं तय करना पड़ेगा। जनता की सहूलियत के लिए अब मोबाइल वैन के जरिए पासपोर्ट बनाने की सेवा शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी की अगुवाई में वैन चक्राता कैंट क्षेत्र पहुंची, जहां पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के मूल दस्तावेज की पुष्टिकरण कर आगे के कार्य के लिए ऑनलाइन तरीके से LIU कार्यालय में भेजा गया। साथ ही नए आवेदकों के मौके पर ही फॉर्म भरकर उनके भी दस्तावेजों का पुष्टिकरण किया गया। विजय शंकर पांडे ने बताया कि कार्यालय की दूरी अधिक होने के चलते अन्य क्षेत्र के साथ ही खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उनका समय भी अधिक लग रहा था, जिसको देखते हुए मोबाइल वैन के जरिए पासपोर्ट सेवा शुरू की गई है। बेसिकली ये कैंप पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप है, 2 दिवसीय कैंप है। इसका पासपोर्ट मोबाइल वैन का कॉन्सेप्ट हमारे निर्धारित जो पासपोर्ट प्रोसेस करने की प्रक्रिया है उससे थोड़ा अलग है। इसमें हम वैन को आवेदक के द्वार पर ले जाकर उसकी बायोमेट्रिक्स कैप्चर करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और पुलिस जांच भेज दी जाती है और पासपोर्ट जांच के उपरांत घर पर आ जाता है। चक्राता में ये 2 दिवसीय कैंप है। ये हमारा 14वां प्रयास है। इस तरीके का 14वां कैंप है। इससे पहले भी हमने 13 कैंप किए थे। पिछला कैंप हमने गोपेश्वर में किया था और अगला कैंप हम चंबा में करने जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित किया है। कार्यक्रम में करीब 3000 पूर्व सैनिकों सहित उनके परिजन शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ मिलकर शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मेलन का आयोजन किया जाना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वयं एक सैनिक थे, इसलिए वह सैनिकों को करीब से देखते हुए बड़े हुए हैं। बर्फीली पहाड़ी चोटियों पर देश के सैनिक अपना लहू बहाकर तिरंगे की शान कायम रखते हैं। देवभूमि अध्यात्म के साथ साथ शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की धरती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने शहीद के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 10 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। राज्य का रजतोत्सव है और इस रजतोत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियां चलती हैं, उन सभी के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर
अभूतपूर्व रूप से रहा है, उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जहाँ हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। वैसे समय में हम सैनिकों के बीच में भी आए हैं, सैनिकों के परिजनों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, या जो बलिदानी हमारे सैनिकों के परिजन हैं, उनके आश्रित हैं, उनको दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि में भी हमने बढ़ोतरी की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड आज़ादी के 25 वर्षों का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, लेकिन इसी बीच राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है और सरकार केवल उत्सव मनाने में व्यस्त है। वहीं यूकेडी प्रवक्ता का कहना है कि चौखटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कई जिलों तक फैल चुका है। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार मांग उठाए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। यूकेडी प्रवक्ता ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल नाम के सहारे चल रहे हैं। वहीं आपातकालीन सेवाओं और एम्बुलेंस सुविधा की कमी के चलते लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रनगर गैरसैंण तो यूकेडी द्वारा घोषित की गई राजधानी है, जिसका शिलान्यास 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने कर दिया था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें आज भी इस उत्तराखंड की मूल अवधारणा से नहीं जुड़ पाई हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज राज्य की स्थिति प्रतिदिन खराब होती जा रही है, पहाड़ खाली होते चले जा रहे हैं। अभी जो कल के विधानसभा सत्र में हमने सुना कि कुछ लोगों ने, खासतौर पर माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने देहरादून को ही राजधानी घोषित किए जाने की बात रखी है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड आंचल दूध द्वारा सरोवर नगरी नैनीताल में साइकिलिंग रेस का आयोजन किया गया है। आंचल डेयरी की तरफ से राज्य की रजत जयंती के मौके पर आयोजित महिला और पुरुष साइकिलिंग रेस में ईशांत अधिकारी ने प्रथम, राज आर्य ने द्वितीय और मयंक नारायण ने तृतीय, जबकि महिला वर्ग में अवनी दयाल प्रथम आई हैं। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये और आपको बता दें 31 रुपये के 31 रुपये के अन्य पुरस्कार रखे गए। आंचल उत्पाद द्वितीय विजेता को 7,000 रुपये और 2100 के उत्पाद तृतीय को 5,000 रुपये और 1500 के आंचल उत्पाद चतुर्थ को 3100 रुपये के अलावा सभी प्रतिभागियों को 500 का नगद इनाम दिया गया। नैनीताल में रेस थी। ये यहाँ मल्लीताल से स्टार्ट होकर रूसी बाईपास से वापस नैनीताल आना था। मैंने फर्स्ट रैंक सिक्योर करी और इसमें मैंने रोड बाइक चलाई, पहली बार रोड बाइक चलाई आज। और मैं अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनने मेरे को इतना सपोर्ट करा। अभी तो 3-4 साल यही, जब तक मेडल ना बढ़े इसमें। ये पूरा प्रदेश रजत जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है और उसमें आंचल परिवार नैनीताल दुग्ध संघ भी पूरे 1 तारीख से 9 तारीख तक के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे हैं। नैनीताल में हमने एक साइकिल रेस का आयोजन आज किया है, जिसमें लगभग 20 प्रतिभागी हैं। उसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों प्रतिभाग कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से, जहां देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में रजत उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन हरिद्वार की ओर से रुड़की के आपको बता दें सोनाली पार्क स्थित पुरानी नहर में काइकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां एक ओर प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर खेल के प्रति उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ाना है, रुचि बढ़ाना है। उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों और साहसिक जल क्रीड़ाओं के लिए बेहद उपयुक्त है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खिलाड़ी निखरते हैं, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि रजत जयंती उत्सव के दौरान रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कई सांस्कृतिक और खेल आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला और बच्चों ने भी जमकर
खेलों में रुचि दिखाई। इस समारोह इस समय चल रहा है राज्य का, तो इसमें शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ कयाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता हमारे जो गंगा नहर है रुड़की में वहाँ आयोजित की गई है। पूरा रजत जयंती का उत्साह बना रहा है हम पूरा 2 से 9 नवंबर तक। उसी के बीच में हमने एक कयाकिंग का भी इवेंट रखाया गया आज, ताकि हमारा ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है, उसको इधर से ही निकले हुए कई लोग ओलंपियन बने हैं, नेशनल गेम्स जीते, एशियन गेम्स तक भी पहुंचे हैं, उसको और बढ़ावा देने के लिए और ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते रुड़की के लिए एक और अपना फेदर जैसा मिल जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो उत्तराखंड का रजत उत्सव है उस सब के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस उत्सव को मनाने के लिए जो हमने इतना भव्य आयोजन जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके अंतर्गत जो हम कैनोइंग और कायाकिंग जैसे जो स्पोर्ट्स हैं जिनको आमतौर पर जिनकी नागरिकों को जानकारी नहीं होती है, इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को भी इतना पता नहीं था कि ये स्पोर्ट्स कैसे होते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की निर्धारित साजिश करने व पिकअप चालक के साथ मारपीट करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट की खंडपीठ ने एसओ रामनगर सहित एसएसपी नैनीताल को 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 नवंबर की तिथि तय की है। नैनीताल पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिकअप चालक नूरजहां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि रामनगर के छोई में गौमांस के आरोप में ड्राइवर नासिर से मारपीट करने के साथ ही स्थानीय नेता मदन जोशी ने लगातार सोशल मीडिया में भड़काऊ और लाइव करके लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। याचिका जो रामनगर में यूटिलिटी व्हीकल में को रोककर तोड़फोड़ करी थी, जिस पे एलिगेशन थी कि उसमें गौमांस ले जाया जा रहा है, उसके लिए आज याचिका सुनवाई पर थी, जिसमें स्टेट से ये जवाब मांगा गया था और रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है। पर क्योंकि उनने अभी रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं करी तो कोर्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने इसको मंडे को रखा है और मंडे को एसएसपी और एसएचओ जो है रामनगर के और एसएसपी नैनीताल को पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए बोला है कोर्ट में। रुड़की में उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और पलायन रोकने को लेकर बड़ी बातें कही हैं। निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा संघर्ष, संकल्प और जन भागीदारी की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है और विभिन्न योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना और होम स्टे योजना ने महिलाओं व ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है, पहाड़ों से पलायन रुका है और लोग अब अपने ही गांव में रोजगार पा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। हजारों महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं। वहीं होम स्टे योजना ने पहाड़ों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, जिससे पलायन की समस्या में बड़ी कमी आई है। जो उनका बयान 25 वर्ष में जो राज्य की उपलब्धियां हैं उसको लेकर मैंने प्रेस के सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयास किया है और प्रेस से निवेदन किया है कि उस आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। बिंदु है इस प्रकार से, जब हमने राज्य प्रारंभ किया तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 4000 गांव सड़कों से जुड़े हैं। जो पहले 2000 के आबादी तक के गांव थे, आज वो 250 की आबादी तक के चले गए। अनेक लोग में बिजली नहीं थी, वो बिजली पहुंची है। नल से जल योजना के अंतर्गत जल पहुंचा है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक ध्रुवेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं